कोई ऐसा वैल्यू जिसे आप पेयर में लिखते हो और कंपलसरी पेयर में ही बताना हो? चाहे वो एजुकेशन में है, क्या है, कहीं ऐसा कुछ लिखा है क्या हमने? पेयर में शूज, वो नहीं मैं कह रहा हूं। मैं और कुछ कहना चाह रहा हूँ, कुछ रिप्रेजेंटेशन ऐसा जहां पर आपको परफेक्टली एक पेयर लिखने का जरूरत है। कोऑर्डिनेट सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, और ये भी मालूम है, पहला एक्स दूसरा वाई, है ना? अगर किसी कोऑर्डिनेट को हम 2 3 लिख रहे हैं तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 3। तो आप ये नहीं कह सकते नहीं एक्स एक्सिस पे 3 वाई एक्सिस पे 2, वो नहीं होगा, क्योंकि पोजीशन क्या है, फिक्स है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, अगर आप देखें तो देखिए, हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर हम इस तरह से, ये हमारे पास यहाँ पर 2 3 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो किसी को बताने का जरूरत नहीं है, वो यही पढ़ेगा। आप कहें कि मैंने लिखा 2 3 और इसमें y कोऑर्डिनेट 2 है और x कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये नहीं होगा, ये क्या है, रॉन्ग है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ, पोजीशन स्पेसिफिक है या फिर स्पेसिफाइड है या फिर डिफाइंड है कि पहला x होगा बाद में y होगा। तो ओवरऑल जो हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं पहले टॉपिक को, वो क्या है, जैसा ऑर्डर्ड पेयर। अगर हम दो वैल्यूज को एक साथ लिखें, ठीक है, इफ वी रिप्रेजेंट टू वैल्यूज टुगेदर विद देयर स्पेसिफिक पोजीशन, देन द सिस्टम और रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। अब मान लो मैंने इस पूरी क्लासरूम में, आप लोग यहाँ पर मान लो 20-25 स्टूडेंट बैठे हैं, मैंने कहा एक काम करो, सब लोग एग्रीगेट स्कोर और स्कोर इन मैथ्स नोट करके दे दो। ठीक है, क्या नोट करके देना, समझ में आ रहा है? एग्रीगेट स्कोर और मार्क्स इन मैथ्स। एक ने लिख के दिया यहाँ पर 100% और यहाँ पर लिख के दिया हमारे पास 80। एक ने लिख के दिया, अब ये जैसे मेरे पास ये डेटा आएगा ना, मैं इसको डायरेक्टली कट कर दूंगा। एग्रीगेट अगर आपका 100% है तो मैथ्स में 80 तो नहीं हो सकता, इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली 100। अब मैं उसको पूछूं और वो कहे स्टूडेंट कि नहीं सर मैंने इधर एग्रीगेट लिखा है और इधर क्या लिखा है, मार्क्स इन मैथ्स लिखा है, तो भाई आपने गलत लिखा है ना, क्योंकि हमने आपको क्या बोला, फर्स्ट राइट देन राइट स्कोर इन मैथमेटिक्स। तो अगर आप प्रेजेंटेशन गलत दे रहे हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि जो स्पेसिफिक पोजीशन आपको बोली गई आपने उसको ध्यान नहीं दिया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अगर ये वाला देखें तो ये बिल्कुल सही है, हो सकता है कि उसका एग्रीगेट स्कोर कितना है 90% और मैथ्स में कितना मिला है 95 मार्क्स, तो ये इस तरह से रीड होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम दो वैल्यूज को इस तरह से नोट कर रहे हैं जिनमें उनकी पोजीशन कैसी है, स्पेसिफाइड है या फिक्स है या फिर डिफाइंड है, तो इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। बात समझ में आ रहा है? ये तो 2 डायमेंशन का है, जैसे हमने यहां पर लिया था, ये है ना 2 3। अगर 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जिसमें x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है, और यहां पर हम लिख दें 2 1 5, तो x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 5, तो यहां पर ये ट्रिपल हो गया, तो ट्रिपलेट हो जाएगा। लेकिन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ऑर्डर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब हमने करना क्या है, तो अब जरा देखें, तो हेडिंग डालो जरा सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर, फिर हम इसको यहां पर डेफिनेशन नोट करते हैं। नोट किया हेडिंग? अब इसमें लिखो, इफ वी राइट two values together, if we write two values together to represent a single point, to represent a single point or term, single point or term, then representation
is called ordered pair. Representation is called ordered pair. लिखा? ये बात समझा? अब नेक्स्ट लाइन में जाके लिखो, फॉर एग्जाम्पल if we write any point on the plane या फिर लिख दो ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम in two dimension, then it is written as x, y. तो यहां पर जानबूझ के मैंने आगे क्या करा, पहले प्लेन बोला, फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला या फिर कोऑर्डिनेट्स बोला, और बाद में क्या कहा, टू डायमेंशन, यानी कि हम सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस की, जेड एक्सिस उसमें इंक्लूड नहीं है। तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई करके। अब अगर कोई भी स्टूडेंट वाई एक्स लिख ले तो आप उसे क्या कर दोगे, डायरेक्टली रॉन्ग कर दोगे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन में पहले क्या आता है, एक्स, और बाद में क्या आता है, वाई। डिफाइंड है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो बात समझ में आए क्या? तो ये तो हो गया एक। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, इक्वालिटी ऑफ टू ordered pairs. Equality of two ordered pairs. डाला हेडिंग, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। अब इसमें लिखें if AB and CD are two ordered pairs are such that AB is equal to CD, then A equal to C and B is equal to D। तो बहुत सारे सम हमको मिलेंगे जो इस फॉर्मेट में होंगे। आई बात समझ में? तो इक्वालिटी में क्या होगा, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर वो इक्वल बोल रहे हैं तो पहला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, पहले के इक्वल होगा, एंड सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट। अब मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल लेता हूं। क्या तक हो गया सबका लिख के? अब मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं तो जरा देखें। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे लिखो, फाइंड x and y if 2, y is equal to 3x minus 7, 4। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? हमको यहां से क्या फाइंड आउट करना है, x एंड y। तो सॉल्यूशन हेयर, इक्वालिटी तो खुद बोल रहा है ना वो, तो इसका मतलब 2 किसके इक्वल होगा, एंड y किसके इक्वल होगा, तो y तो मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लेते ना, तो 7 इधर आएगा तो माइनस है ना अपोजिट, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 2 + 7 इज इक्वल टू 3x एंड y इज इक्वल टू 4। 2 + 7 इज इक्वल टू 9, तो 9 इज इक्वल टू 3x। ये चल रहा है एज इट इज, y इज इक्वल टू 4। आपको मालूम है 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ऐसा लिख लेते हैं, x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। तो समझ में आया? तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस हमको पहले भी पूछे गए हैं सीए फाउंडेशन में, तो आप लोग ध्यान रखो। इक्वालिटी के लिए क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पेयर इज इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड पेयर, सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पेयर इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड पेयर। तो ये हमारे पास होगा। हो गया कंप्लीट? किसी को डाउट तो नहीं है? अब एक तो ये टर्म हमने खत्म किया, ऑर्डर्ड पेयर समझ में आया? किसी को डाउट तो नहीं था ऑर्डर पेयर में? तो ऑर्डर पेयर में क्या करते हैं हम लोग, दो वैल्यूज को एक साथ
नोट करते हैं, जिसमें पहले क्या होगा दूसरा क्या होगा ये डिफाइंड होगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया आपको, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, उसमें कोई कंफ्यूजन, और सम्स आते हैं तो इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या बोला कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पेयर इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड पेयर, सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पेयर इज इक्वल टू, बिल्कुल ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या, ठीक है, तो पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद में उसको डिफाइन करूंगा। अब सपोज दैट एक सेट ए है आपके पास विच कंटेन्स टू एलिमेंट A and B, another set is B which contain three element C, D and E. तो A cross B which is read as A Cartesian product B is equal to, ध्यान देना यहां पर हम पेयर फॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, पेयर्स, जिसका फर्स्ट एलिमेंट A से आएगा, सेकंड एलिमेंट, तो पहला पेयर क्या पॉसिबल है, बिल्कुल ए ई, ऐसे ही क्या आ जाएगा, हाँ बी डी एंड बी ई, तो इट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अगर आपको बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए लिखना है तभी समझ में तो आ ही गया होगा। अब फर्स्ट एलिमेंट कहां से आएगा, ए से, बी से सॉरी, और सेकंड एलिमेंट कहां से आएगा, तो अभी आप बोलो क्या लिखेंगे, बिल्कुल सी बी, फिर क्या आएगा, डी ए डी बी, फिर क्या आएगा, ई ए एंड ई बी। किसी को डाउट, समझ में आ रहा है क्या, चलो ठीक है। अब कोई डिफाइन कर सकता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, फिर व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, हाँ कोई 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 बताएगा। इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट वी फॉर्म पेयर्स, क्या फॉर्म करते हैं, बस सिंपल, हमने पेयर ही तो फॉर्म किया ना, इन विच फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम ए एंड सेकंड एलिमेंट इज फ्रॉम बी। यानी कि ये देखना होगा ऑर्डर क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बी ए लिख दिया तो पहला एलिमेंट किससे आएगा और दूसरा एलिमेंट आएगा ए से। तो अब अगर मैं यहां पर लिखूं सपोज दैट, और वो इस तरह से लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना कि A क्रॉस B इज इक्वल टू AB सच दैट, अब जरा ध्यान देना, A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A एंड फॉर ऑल B बिलोंग्स टू B। कुछ समझ में आया क्या, ये क्या बकवास लिखा आपने, नहीं, अरे इतनी जल्दी कोई किसी को समझा क्या लिख रहा हूं मैं। पहला तो एक नोटेशन ध्यान दो, ये क्या है, फॉर ऑल, और जो मैथ्स के स्टूडेंट है उन्होंने कहाँ पढ़ा था, लॉजिक में, टॉपिक था 1.5 जिसमें था क्वांटिफाइड स्टेटमेंट और क्वांटिफायर्स, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ए क्रॉस बी ए बी, यानी कि यहाँ पेयर फॉर्म हो रहा है, इन विच ए यानी फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम बी फ्रॉम बी। अब ये समझा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के सारे एलिमेंट के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ के लिए फॉर्म के बाकी छोड़ दिए, इसलिए लिखना पड़ रहा है क्या, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एंड फॉर ऑल। अब समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं, कि आप ए क्रॉस बी को क्या डिफाइन कर रहे हैं, एज अ पेयर, सच दैट जहां फर्स्ट एलिमेंट किससे आ रहा है, ए से, सेकंड एलिमेंट कहां से आ रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के सारे एलिमेंट के लिए एंड बी के सारे एलिमेंट के लिए। अब बताओ, अब समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने, कोई डाउट। तो ये रहा हमारे पास डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी। अब अगर मैं यहां पर आपके लिए कहूं कि मुझे डिफाइन करना है क्या, बी क्रॉस ए, तो अब की बार क्या होना चाहिए,
B comma A such that A belongs to A, B belongs to B, for all A belongs to A and for all B belongs to B। बात समझ में आया क्या? सेम ही लिखा ना, सिर्फ यहां पर क्या करा, बी ए, यानी कि पहला एलिमेंट बी से आएगा, दूसरा ए से आएगा। बाकी ये सब वैसे रहने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो ये आ गया दोनों डेफिनेशन, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। किसी को डाउट इसमें? समझ में आया मैंने क्या करा? तो पहले क्या करो, ये एग्जाम्पल लिखो, उसके बाद ये डेफिनेशन लिखेंगे, नहीं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो एग्जाम्पल और उसके बाद ये दोनों टर्म्स। क्लियर है सभी को? किसी को डाउट? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, किस तरह का है? तो ये तो आ गया अपने पास, एक एग्जांपल लिया और बाद में हमने डेफिनेशन मार्क किया। और बहुत सिंपल है कि वी हैव टू फॉर्म पेयर इन विच वी टेक ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। बस इतना याद रखो कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स के पेयर लेने, ऐसा नहीं कि कुछ लिया और कुछ को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट एक नोट करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबने लिख लिया ना? तो अब नीचे हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट नोट। अब ये इंपॉर्टेंट नोट क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब इसको आप खुद ही जस्टिफाई कर सकते हैं। आपने ऊपर एक एग्जांपल लिखा हुआ है ना? ए में कितने एलिमेंट थे, बी में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो वी हैव 2 एलिमेंट्स इन ए एंड 3 एलिमेंट्स इन बी, देयरफॉर वी हैव 6 एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। आप चेक करो, वी हैव 6 पेयर्स, है ना? तो अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आपको ये कह दिया जाएगा इफ वी हैव एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5, n of b is equal to 3, then what is the number of element in? कुछ समझा? तो ये क्या हो जाएगा? 5 into 3 is equal to 15। तो इस तरह से हमारे पास आएगा, तो याद रहेगा। अब इसमें एक और चाहे तो, ये तो मैंने लिखा, इसी तरह से एक और लिख सकते हैं, n of a क्रॉस b क्रॉस c, ट्रिपलेट आ जाए तो फिर क्या होगा? n of a इंटू एन ऑफ सी। तो अपने पास एक्सरसाइज में सम आएगा जहाँ ट्रिपलेट भी है, तो ट्रिपलेट है तो 3 सेट्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा नंबर्स का। तो ये आ गया हमारे पास ट्रिपलेट के लिए। तो दोनों को नोट कर लो जरा, हो गया कंप्लीट। अब इसमें नेक्स्ट क्या हमारे पास, तो जरा ध्यान देना। अब इसमें ये तो हो गया अब तक हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया था, कि पहला क्या डिस्कस किया था हमने? ऑर्डर्ड पेयर, फिर इक्वालिटी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए बी आ गया। अब काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक स्टार्ट होगा विच इज रिलेशन एंड फंक्शन। दोनों कनेक्टेड हैं और कनेक्टेड हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। तो अब क्या करना है? तो सबसे पहले लिखो हेडिंग रिलेशन फंक्शन डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। रिलेशन, फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो जैसा मैंने कहा, अब ये कॉम्प्लेक्स है पार्ट, सम इजियर है लेकिन यहां पर कॉम्प्लेक्स है तो है, ठीक है। अब जरा देखें क्या है। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? रिलेशन। तो अब रिलेशन के लिए जरा ध्यान देना, लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। तो हमने यहां पर पहले क्या ले लिया है? ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट लिया, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट है उनके अंदर। तो अब जरा ध्यान देना, इतना आने के बाद नेक्स्ट लाइन से लिखते चलिए, a relation is any subset of Cartesian product A क्रॉस B। तो रिलेशन क्या है? इट इज एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, याद रहेगा। तो
तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट हो उसे क्या बोलेंगे? रिलेशन। किसी को डाउट? बात समझ में आ रहा है? अभी मैं एग्जांपल लूंगा वहां पे। अब नेक्स्ट, फंक्शन is the special type of relation in which there is no any repetition in first elements of different pairs। अब देखो यहां पर ये तो पहला हमने क्या डिफाइन किया था? रिलेशन। अब दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं? फंक्शन। समझ में आ रहा है क्या? चलो ऐसा डाल देते हैं, नंबर 1 और ये नंबर 2। तो मैं क्या कर रहा हूं? फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, यानी फंक्शन अगर है तो उससे पहले वो क्या होगा? कंपल्सरी रिलेशन होगा, यानी कि सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का। इन विच देयर इज नो एनी रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट पेयर। जो भी उसके अंदर अलग अलग पेयर होंगे उनके फर्स्ट एलिमेंट सारे क्या होंगे? अलग अलग होंगे, कोई भी रिपीटेड नहीं होगा। अब जरा इसी में आगे लिख रहे हैं, फंक्शन फॉर ए क्रॉस बी is written as f such that a to b, f such that a to b। तो जो फंक्शन है उसे f से बता रहे हैं, a पहला है b बाद में है, इसलिए क्या लिखेंगे? a to b, a सिंगल हेड एरो b। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट होता b a तो फिर क्या लिखता? f such that b to a। बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो ये तो हो गया नंबर 2। अब नंबर 3, फॉर f such that a to b set a is called domain। सेट ए को क्या बोल रहे हैं? डोमेन। सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन। द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स of B which are associated with some element of set A is called range। तो उसको क्या बोल रहे हैं? रेंज। अब जरा ये 3 पॉइंट ना ठीक से पढ़ लो, जो लास्ट 3 लिखा है मैंने, क्योंकि अपने बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड। अगर आपका फंक्शन a टू b में डिफाइंड है तो a को क्या बोल रहे हैं आप? b को क्या बोल रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेंज को ठीक से पढ़ना। द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b, b के एलिमेंट्स का कलेक्शन, विच आर एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ सेट a इज कॉल्ड रेंज। तो ये हमारे पास, यानी कि रेंज में किसके एलिमेंट होंगे? बी के। क्या सारे होंगे? नहीं, सिर्फ वो होंगे जो ए के किसी एलिमेंट के साथ क्या होंगे? एसोसिएटेड होंगे या रिलेटेड होंगे या फिर कनेक्टेड होंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? अब इनको मैं एग्जांपल की हेल्प से आगे आपको एक्सप्लेन करके देता हूं। सबने नोट कर लिया है? अब एग्जांपल पे जाते हैं। अब जरा ध्यान देना, एग्जांपल, और इस तरह से हम लोग यहां पे ले रहे हैं a इज इक्वल टू 1,2, और मैं बहुत बड़ा नहीं रखना चाहता एग्जाम्पल को, इसलिए शॉर्ट के साथ ही कंसीडर कर रहा हूं। b इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड
4। हमने एक सेट ए लिया है 1 2 और बी को क्या लिया है 1 2 3 4। अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं जरा ध्यान देना। Identify the relation and function from given below. In case of function, write domain, codomain and range। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब हमने क्या करा, ए और बी आपको दे दिया है, नीचे कुछ मैं यहाँ पर सबसेट्स लिख रहा हूँ, आपको बताना है वो रिलेशन है या फिर नहीं है, और साथ में फंक्शन है या फिर नहीं। अब जरा देखते हैं यहाँ पर, तो पहला जो हम सबसेट लिख रहे हैं ए क्रॉस बी में से 1 2, ये मैंने लिखा 2 3, एक तो ये यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, नंबर 2। अब ये हम इस तरह से लिख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास है 1 1, फिर 2 4, नेक्स्ट नंबर 3। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 और फोर्थ हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो जरा देखें 1 1 2 2 एंड 3 3। ये 4 एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, ठीक है, और इन 4 से क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। समझा क्या? तो ये 4 सफिशिएंट हैं अपने को क्लियर करने के लिए। क्या नोट करके, तो हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, रिलेशन है या नहीं है, फंक्शन है या नहीं है। अगर फंक्शन है तो डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन के लिए। सबका हो गया ना प्रॉब्लम लिख के? सेट याद है ना आपको, क्या था 1 2 और 1 2 3 4। अब जरा देखते हैं सॉल्यूशन किस तरह से हम लोग ले रहे हैं। सॉल्यूशन ए क्रॉस बी पहला लिख लेते हैं, है ना। तो क्या आएगा 1 1 1 2 1 4, फिर 2 से स्टार्ट होगा ना, 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। चलो यहां तक आ गई। अब पहले पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट 1 2 2 3, क्या इसका सबसेट है? यस, देख रहे हो आप लोग, यहां पर 1 2 भी इसमें आ रहा है और 2 3 भी आ रहा है। तो गिवन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो therefore given is a relation। यहां तक समझा? किसी को डाउट? रिलेशन वाली बात समझ में आ गई? अब आते हैं आगे। Here we have no any repetition for first elements in different pairs। अब देखो दो ही तो पेयर है ना इसमें, इससे पहले पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, दूसरे में क्या है, तो रिपीटेड तो नहीं है ना, यानी कि सेम तो नहीं आ रहा है ना। मैं जो कह रहा हूं वो समझ में आ रहा है क्या? सब लोग वही सुन रहे हो ना जो मैंने बोला? क्या बोला मैंने?
फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है या फिर नॉन रिपीटेड है। तो here we have no any repetition for first element in different pairs, therefore given is a function। बात समझ में आया? अब मुझे साथ में क्या लिखना है इसका, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो फंक्शन है तभी ये लिखना है, तो डोमेन पूरा ए सेट 1 2, कोडोमेन क्या था, बी सेट था ना पूरा, को डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3 4, रेंज। अब बोलो बी के कौन से एलिमेंट एसोसिएटेड हैं? अभी एक बात बताना, सुबह के 4 बज रहे हैं या 5 या शाम के? शाम के है ना? फिर ऐसी बहकी बातें क्यों कर रहे हो कि ऐसा लगे कि सुबह 5 बजे आज लेक्चर रखा है। हाँ भाई, कौन से 2 और 3? अरे बी के एलिमेंट तो सेकंड वाले हैं। खुली क्या नींद? हाँ, अरे अभी कह रहे, हाँ भी कह रहे। तो बी, ये फर्स्ट एलिमेंट तो ए से आए थे ना, बी से कौन से एलिमेंट आए? तो रेंज क्या था, मैंने कुछ बताया था आपको, रेंज इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट इन ए। तो बी का 2 जो एलिमेंट है वो ए के 1 के साथ एसोसिएटेड है, बी का 3 एलिमेंट ए के 2 के साथ एसोसिएटेड है। तो यहां पर रेंज क्या आ जाएगा, 2, 3। अब बोलो समझ में आए क्या? किसी का डाउट? वापस बताने का जरूरत है? वैसे मैंने कोशिश किया है ज्यादा कंफ्यूज ना करूं। समझ में आए क्या? और देखो ये टॉपिक है कॉम्प्लेक्स, मुझे ही मालूम है। जब हम लोग पढ़ते थे तो शुरू में जब पहला लेक्चर और टीचर, तो खैर मैं यहाँ तो कोशिश कर रहा हूँ बहुत, इतने सारे, वो तो सीधा ऐसा 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 होता है खत्म। हमने सिस्टमेटिक आपको लिख के दे दिया। पहला बोला सबसेट है, यस, तो ये रिलेशन है। फिर देखा इस रिलेशन के जो 2 एलिमेंट हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट कैसा है, नॉन रिपीटेड है, तो इसलिए क्या है, ये फंक्शन है। फिर मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर, अगर फंक्शन है तो सेट ए पूरा क्या था, डोमेन, सेट बी पूरा क्या था, कोडोमेन। बी के वो एलिमेंट जो ए के साथ एसोसिएटेड है वो कौन कौन से हैं, 3 और 2, तो रेंज क्या आ गया, 2 3। इतना डिस्कशन समझा? अब आपने बताना है, ध्यान देना। पार्ट 2 1 1 2 4, क्या ए क्रॉस बी में आ रहा है 1 1 और 2 4? 1 1 2 4, तो इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इट इज अ रिलेशन, यस। इज देयर इज एनी रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट? नो, तो इट इज अ फंक्शन। डोमेन इज, कोडोमेन इज, रेंज इज 1 4। अब एक सिंपल सा बोलूं, रेंज लिखने के लिए सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। तो रेंज इज द कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ पेयर्स इन फंक्शन, लेकिन किसमें, इन फंक्शन। और डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पेयर्स। आई बात समझ में? तो ये, लेकिन ये हम लोग जब सम करेंगे तो वहां रफ यूज करेंगे, फिलहाल तो अभी सिस्टमेटिक जा रहे हैं तो उसको पूरा ध्यान देना है। अब ये तो हो गया, तो इसमें रेंज पता चल गया, डोमेन पता चल गया, कोडोमेन पता चल गया। नंबर 3, क्या ये सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में हैं? यस, है ना? तो इसका मतलब है इट इज अ रिलेशन। इज देयर इज रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट? 1 ही 4 बार रिपीट हो गया पहले पोजीशन पे, 2 भी कितनी बार रिपीट हो गया, 3 टाइम, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। जब फंक्शन नहीं है तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज अपने आप गायब हो गया। समझा? 4th पार्ट के लिए आते हैं। 1 1 2 2 3 3 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी? नो, 3 3 तो आ ही नहीं रहा इसमें, तो इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। चलो उतना ही आते हैं, हम भी उसी पे कंटिन्यू करते हैं। इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ, देयरफॉर इट इज नॉट अ। जब रिलेशन नहीं है तो फंक्शन अपने आप खत्म हो गया, और जब फंक्शन नहीं है तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी खत्म हो गया। आज समझ में आ रहा है क्या? तो नेक्स्ट 3 का आंसर इसको देखते हुए अपने आप नोट करोगे विदाउट? समझ में आया? तो प्रॉपर लिखने की कोशिश करना। तो अब मुझे ये बताओ, ये रिलेशन, फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज समझ में आया क्या है? तो हमारे पास, और ये सब किससे कनेक्टेड है, ऑर्डर, सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट से।
तो यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर उसका सबसेट, इट इज रिलेशन, नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन, देन इट इज फंक्शन। फिर अगर वो फंक्शन एफ ए सच दैट ए टू बी है तो ए इज डोमेन, बी इज कोडोमेन, collection of all the elements of B which are associated with some element in set A is called range। हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये तो अपने पास यहाँ तक टर्म आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास। तो नेक्स्ट क्या है? एक्सरसाइज। इतना ही बेसिक था हमारे पास। तो बेसिक सब क्लियर है ना? और वापस इसमें ना सेट का भी पार्ट यूज हो जाएगा, तो जरा ध्यान देना। तो अब जरा ध्यान देना, पहला ही क्वेश्चन, if A is equal to x, y, z, B is equal to p, q, r, s, which of the relations on A to B are functions? ये फंक्शन हो सकता है क्या? There is repetition in first elements। यहां पर नहीं है ना फर्स्ट रेपिटेशन, तो ये फंक्शन होगा। और कहीं ऐसा है क्या? D। तो इसमें दो पेयर ऐसे हैं, जरा ध्यान देना। एक तो क्या है? बी, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट नॉन रिपीटेड है, और दूसरा क्या है? डी। लेकिन ये चेक कर लो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, तो यानी कि ए क्रॉस बी में ये सारे के सारे पेयर आने वाले हैं। तो ये दोनों ही हमारे पास क्या होंगे? फंक्शन। बात समझ में आई क्या? कोई डाउट किसी को? वापस ध्यान दो जरा। यहाँ पे ए और बी का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास एक्स पी, एक्स क्यू, एक्स आर, एक्स एस, वाई पी, वाई क्यू, वाई आर और वाई एस एंड सो ऑन। तो ये सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में तो मिलेंगे, दोनों के दोनों ही। और हेयर वी हैव नो एनी रेपिटेशन इन, तो इसका मतलब दोनों ही क्या है? फंक्शन होंगे। बात समझ में आई क्या? पहला पार्ट। तो फर्स्ट में दो आंसर करेक्ट हैं, बी एंड डी। अब आते हैं नेक्स्ट, जरा ध्यान देना। मैंने ना एक इसमें टॉपिक अभी स्किप हो गया है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। 1 1, मैनी 1, ऑन टू, इन टू। अब एक काम करता हूं, अभी तो चालू कर दिया, तो मैं इसी में यहां पर आपको बता दूंगा कैसा ये चल रहा है। अब इसने यहां पर क्या बोला है? एक्स वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स और वाई दोनों ही क्या है? नॉट अ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, 1 1 मैपिंग एंड नन ऑफ दीज। तो ये फंक्शन तो है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, फंक्शन है। अब ये कैसा है? तो इट इज 1 1 मैपिंग। क्यों 1 1 मैपिंग? इसको समझ लो। अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू, समझ में आ रहा है ना? अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 4 है तो, और 5 है तो 0। यानी कि x के एक अलग वैल्यू के लिए y का भी एक अलग वैल्यू आ रहा है। जब इस तरह से आता है तो उसे बोलते हैं 1 1 मैपिंग। क्या बोलते हैं? 1 1 मैपिंग। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी इज द राइट ऑप्शन। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, जरा ध्यान देना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यस इट इज अ फंक्शन। अब ये फंक्शन तो है, लेकिन मुझे देखना है क्या ये 1 1 मैपिंग है। तो हम ये देखेंगे जो पेयर आप लिखोगे तो उसमें क्या एक एलिमेंट के लिए एक दूसरा नया एलिमेंट आ रहा है। जैसे 0 के लिए क्या आ रहा है? 1, 1 के लिए क्या आ रहा है? 4, 2 के लिए क्या आ रहा है? 3 के लिए क्या आ रहा है? तो हर बार एक नया एलिमेंट आता है सेकंड पोजीशन पे, है ना? तो इसलिए कैसा होगा? 1 1 मैपिंग होएगा। तो ये हमारे पास। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्स वाई, एक्स इक्वल टू 4, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एज नॉट अ फंक्शन, फंक्शन, 1 1 मैपिंग एंड नन ऑफ दीज। तो एक बात तो क्लियर है, इक्वल टू जब लिखा रहता है तो इक्वेशन होता है, वो हमेशा फंक्शन होता ही है। मोस्ट ऑफ टाइम इक्वल टू हमेशा क्या होगा? फंक्शन होगा। फंक्शन तो है। ये चेक कर लेते हैं क्या ये 1 1 मैपिंग है। अब यहां पर अच्छा एक और भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर ना पता है क्या एक इंपॉर्टेंट क्या है? x तो डिफाइंड है पेयर में, y का वैल्यू गायब है, तो y तो डिफाइंड ही नहीं हो रहा है ना यहां पर। वो क्या कह रहा है? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y यहां पर इंडिकेट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? नॉट अ फंक्शन। लेकिन एक और भी इंपॉर्टेंट है कि x इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने? 4, रियल नंबर है ना, तो y की जगह क्या कंसीडर किया? 4। और अब अगर आप यहां पे देखें x का कुछ भी वैल्यू लेंगे तो y हमेशा क्या रहने वाला है? या सेकंड पोजीशन 4, हमेशा 4 ही रहेगा ना।
लेकिन फिर भी यहां पर हम लोग क्या मार्क कर रहे हैं, क्योंकि x और y रिलेशन नहीं दिखा रहा। x का रिलेशन किसके साथ दिख रहा है, 4 के साथ, तो बाकी y का हमको कुछ मालूम नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, नॉट अ फंक्शन। हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ, एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यस इट इज अ, वापस इक्वल टू लगा है ना अपने पास, तो क्या हो जाएगा, अ फंक्शन। इनवर्स मैपिंग नॉट अ फंक्शन, और नन ऑफ दिस को हम लोग छोड़ देंगे, तो क्योंकि डायरेक्टली फंक्शन है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्स वाई, एक्स इज लेस देन वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक बात याद रखना, लेस देन हो, मोर देन हो, या लेस देन इक्वल टू हो और मोर देन इक्वल टू हो, इट इज नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन तो होगा, फंक्शन। आपने देखा मैंने वहां पर एग्जांपल नंबर 3 क्या लिखा था, जो आपको मैंने अपनी तरफ से दिया, जिसके आंसर आपने लिखे, चेक करो, वहां फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमेशा सेकंड से छोटा है, यानी कि वो रिलेशन कैसा है, स्मॉलर देन। ये भी तो क्या कह रहा है, लेस देन ही तो कह रहा है ना, या स्मॉलर देन, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। रिलेशन होगा लेकिन वो कभी भी फंक्शन नहीं होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, नॉट अ फंक्शन। हो गया यहां तक, और जो मैं कह रहा हूं वो समझ में आ रहा है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, वो इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास सम नंबर 5 तक लिया ना हमने, 6 द डोमेन ऑफ 1726 इज, याद है मैंने क्या कहा था, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन, तो डोमेन क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1, 2 है कहीं, सी इज द राइट ऑप्शन। अब आ जाओ 7th वन, द रेंज ऑफ, रेंज किसका कलेक्शन था, सेकंड एलिमेंट्स का, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी इज द राइट ऑप्शन, या दोनों ही है, बी इज द राइट ऑप्शन। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इन एनी सेट, ये सेट रिप्रेजेंटेशन में आई बात समझ में, जब भी इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया इट इज अ सेट, और सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होता। 4 बार 0 आ रहा है तो 4 बार 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल ही 0 नोट करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी। अब जरा देखें, यहां तक हो गया, समझ में आ रहा है। अब क्या है अपना क्वेश्चन, the domain and range of y is equal to x square where xy belongs to r। तो डोमेन, अगर आप डोमेन यानी कि x पहला एलिमेंट है ना, अगर आप उसको रियल लेंगे तो y हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव रियल आएगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना y, तो आपको मालूम है किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो कहीं ऐसा है जहां पर इस तरह से हमारे पास ऑप्शन दिया है, तो क्या बोला है, रियल्स एंड नेचुरल नंबर्स, वो तो नहीं, रियल्स एंड, यस रियल्स एंड नॉन नेगेटिव रियल्स। आप कोई भी रियल नंबर ले लो, x -1 ले लिया, y क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर, -2 लिया तो 4, यानी कि नॉन नेगेटिव आएगा, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। समझ में आए क्या, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाए जरा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जरा ध्यान देना। लेट द डोमेन ऑफ x बी द सेट 1, सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिव्स वैल्यूज इक्वल टू 1। तो कहां पर आपको 1 वैल्यू मिलेगा, तो बहुत ही आसान है, देख के बता दो कहां 1 मिलेगा। अगर x की जगह 1 लूंगा तो 1 का स्क्वायर, x की जगह 1 लिया तो यहां भी क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब ए इज द राइट ऑप्शन। बात समझ में आई क्या, ये क्यों नहीं, अब ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अब अगर यहां देखेंगे तो 1 तो आ जाएगा, लेकिन 1 - 1 वो तो क्या कह रहा है, किसके इक्वल होना चाहिए, दूसरे के लिए आ जाए, तो यहां 1 का स्क्वायर +1 और फिर 2, ये तो 4 आ जाएगा। यहां पर देखें तो भी क्या आ जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर यानी कि 4, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया। अब आते हैं 10th सम, f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या मिला हुआ है, 1/1 - x, क्या पूछ रहा है वो, तो पुट x इक्वल टू -1, तो यहां पर क्या आ जाएगा, देयरफॉर f -1, 1/1 - -1, माइनस
आंसर है क्या 1/2? तो बी इज द राइट ऑप्शन। हो गया क्या कंप्लीट? अब आते हैं नेक्स्ट सम, और ये सम है 11th। अब जरा ध्यान दो, तो क्या बोला है इस बार इनको, gx इक्वल टू x माइनस 1/x, क्या फाइंड आउट करना है? g माइनस 1/2, तो g माइनस 1/2 इज इक्वल टू, जहां भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा? माइनस 1/2 माइनस 1/-1/2। ये समझा? 2 क्रॉस हो जाएगा, थोड़ा डायरेक्ट लिखने वाला हूं मैं, तो -1 और -2 -3, तो क्या लिखेंगे? -3/2 डिवाइड बाय -1/2। बात समझ में आ रहा है? माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर इज 3, तो डी इज द राइट ऑप्शन। अब ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जरा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 थोड़े से ऑड हैं। कंपोजिट फंक्शन की बात हो रही है यहां पर। fx क्या बताया है और gx क्या बताया है, और हमको क्या फाइंड आउट करना है? f ऑफ gx। क्या पढ़ेंगे इसको? f ऑफ gx। अब जरा ध्यान देना यहां पर, f ऑफ gx यानी कि जो हमारे पास इस तरह से था, f ऑफ gx, इसका मैथमेटिकल टर्म f ऑफ gx, कुछ समझ में आ रहा है? क्या लिखना है? f ऑफ gx को f विद इन ब्रैकेट gx, इसमें कोई डाउट? अब मुझे f gx फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इज इक्वल टू पुट x इक्वल टू gx इन किसमें? तभी तो f gx आएगा ना, तो fx आएगा, यहां पर है, तो क्या लिखेंगे जरा देखो? 1/1 माइनस gx। कुछ समझ में आ रहा है? कोई डाउट? अब gx का वैल्यू है क्या अपने पास? देख के बताओ। 1 माइनस x माइनस 1/x, ये क्रॉस होके इधर आएगा पहला, 1/1 इंटू x माइनस x माइनस 1, और अब पूरे के नीचे क्या लिखा जाएगा? ये x भी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर, तो क्या आ जाएगा? अब नीचे 1 इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसल, तो यहाँ पे क्या रह गया? x, और नीचे 1, तो इट इज इक्वल टू, तो है कहीं ऑप्शन? एक बार वापस चेक कर लो, समझ में आया क्या किया मैंने? f ऑफ gx, f gx कैसा मिलेगा? x की जगह gx कहाँ पे पुट करना होगा? fx में, तो ये अपने पास fx यहाँ पे डिफाइंड था, f gx लिख रहे हैं, तो x की जगह gx, और फिर gx का वैल्यू रिप्लेस। अभी हमारे पास नेक्स्ट भी वापस सेम क्वेश्चन आ रहा है, सबने कर लिया ना कंप्लीट? अब क्या बोला इसने? g ऑफ fx, तो g ऑफ fx इज इक्वल टू g, और ब्रैकेट में क्या गया? fx। अब की बार क्या करना होगा? अपने पास gx है ना, x की जगह क्या डालना है उसमें? fx, तो पुट x इक्वल टू fx इन gx, तो जैसे ही आप gx में x की जगह fx लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? fx माइनस 1/fx। बात समझ में आ रहा है? अब क्या fx का वैल्यू है अपने पास? है क्या है? 1/1 माइनस x माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस, ये क्रॉस हो जाएगा इधर, 1 माइनस 1 इंटू पूरे के डिवाइड में, और इसके भी डिवाइड में 1/, तो भाई ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो सिर्फ ऊपर रह गया न्यूमरेटर, 1 माइनस 1 से 1, और फिर माइनस माइनस, और डिवाइड में क्या? सिर्फ 1, तो ये भी तो कैंसिल, तो फाइनली
हमारे पास क्या आ जाएगा, x डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू x। तो एक बार वापस हमारा आंसर आ जाएगा x। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शन या क्वेश्चन। The function fx equal to 2x is 1-1 mapping, 1-many mapping, many one और none of these। तो एक बात याद रखना, many one तो कभी होता ही नहीं कोई मैपिंग, 1-many हो सकता है, many one नहीं होगा। अब इसको तो छोड़ देते हैं, खैर फिलहाल यहां पर आते हैं। fx इक्वल टू क्या लिखा, अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 लिया तो 3 लिया तो 4 लिया तो, कुछ समझ में आ रहा है? यानी जितनी बार आप x का एक नया वैल्यू डालेंगे तो fx का भी एक नया वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 1-1 मैपिंग। तो इट इज 1-1 मैपिंग। किसी को डाउट इसके लिए, समझ में आ रहा है? तो हम अगर x का कभी भी एक नया वैल्यू रिप्लेस करें तो fx भी एक न्यू वैल्यू हमको देगा। तो इसलिए ये क्या हो गया, 1-1 मैपिंग। चलो हुआ क्या, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। The range of the function for the domain of real values when x is greater than equal to 0 and less than equal to 9। समझने की कोशिश करना। fx तो लिखा हुआ है ना अपने पास, तो x का सबसे छोटा वैल्यू क्या डाल सकते हैं, 0। f0 log of 1 plus 0 at the base of 10 log of 1 at the base of 10 is always 0। क्यों, ये बात समझ में आ रहा है क्या, log 1 इज ऑलवेज 0। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर आपके लिए फाइंड आउट करूं f9, यानी कि x क्या ले रहा हूं, हाईएस्ट वैल्यू 9, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस 9 एट द बेस ऑफ 10 log ऑफ 10 एट द बेस ऑफ 10 इज इक्वल टू, तो जब ये नंबर और बेस दोनों सेम है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1। अब ऐसा कोई जहां पर 0 और 1 आ रहा हो, देख के बताओ, ए एंड सी, पक्का या सिर्फ सी, सिर्फ सी आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी इज द राइट। तो ये सेट के फॉर्म में होगा, तो इसलिए हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर, सी इज द राइट ऑप्शन। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यानी कि लोअर वैल्यू में क्या आ जाएगा, 0 और अपर वैल्यू में 1। हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स, एफ इनवर्स बोला है ना उसने, फाइंड द इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या आएगा, देख के बता सकता है कोई, 1/2x। चलो तो ये क्या बोल रहे हैं आप लोग, 1/2x। नोटबुक ओपन करो फॉर्मूले वाला और वहां पे स्टेप देखो और देखते हैं 1/2x आता है या नहीं आता। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्टेप्स टू राइट इनवर्स फंक्शन, स्टेप्स टू राइट इनवर्स फंक्शन लिखा। अब इसमें लिखो स्टेप नंबर 1, पुट fx इक्वल टू y, पुट fx इक्वल टू y लिखा, पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y लिखा सबने। स्टेप नंबर 3, to write the inverse function, to write the inverse function, replace y by x। 3 स्टेप होते हैं, ठीक है, एक बार पढ़ लो जरा क्या क्या है। पहले स्टेप में क्या बोला, दूसरे स्टेप में, हाँ, और तीसरे स्टेप में y की जगह वापस से x लेना है। अब आते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, fx इक्वल टू 2x।
तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, तो देयरफॉर x इक्वल टू, तो देयरफॉर f इनवर्स x यानी कि इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू x अपॉन 2। 99% स्टूडेंट इसको जल्दी में रॉन्ग करते हैं। क्यों रॉन्ग करते समझ में आया क्या? बहुत इजी लगता है कि इनवर्स ही तो पूछा है, सिर्फ रिवर्स करना है। नहीं, रिवर्स वाला नहीं है स्टेप। तो स्टेप क्या था कि पहले fx की जगह क्या लेना है, y, फिर x को किसके टर्म में बताना है, y के टर्म्स में, और जैसे ही y के टर्म्स में आ जाएगा तो आप f इनवर्स x लिख सकते हैं y की जगह x रिप्लेस करते हुए। आंसर क्या आ गया, x अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 होमवर्क। 18 तो सबसे बकवास है। fx और gx का मल्टीप्लीकेशन पूछा है, तो x प्लस 3 में किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, सी इज द राइट ऑप्शन। ये थोड़ी मेहनत करके देख लो। f ऑफ gx समझा था ना, कंपोजिट फंक्शन, तो वैसे ही फाइंड आउट करना। अब आते हैं 19th सम। द इनवर्स h इनवर्स व्हेन hx इक्वल टू log ऑफ x एट द बेस ऑफ 10। ध्यान देना यहां पर। तो यहां पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, अगर आप देखें तो हमारे पास ये hx इक्वल टू लॉग x एट द बेस ऑफ 10 है ना, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू log ऑफ x एट द बेस ऑफ 10 कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 10 के रेज में क्या आ जाएगा, y और x, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 10 रेज टू y। तो x आ गया क्या y के टर्म्स में, यस। तो देयरफॉर h इनवर्स x इक्वल टू, देखो है कहीं ऐसा आंसर, तो बी इज द राइट ऑप्शन। समझा या नहीं समझा तुम लोग? तो पहला क्या किया, वापस से वही स्टेप, hx की जगह y ले लिया, फिर हमने क्या करना था, x को y में कन्वर्ट करना था, तो मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो डायरेक्टली मिल गया x इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि x इक्वल टू 10 रेज टू y, और जैसे ही x का वैल्यू आ जाएगा y के टर्म्स में, आप h इनवर्स लिख सकते हो y की जगह x रिप्लेस करते हुए, तो ये आ गया 10 रेज टू x। तो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ना, फॉर द फंक्शन hx इक्वल टू 10 रेज टू, देन, और किसके लिए, रियल वैल्यूज 0 to 9, तो उसने कहा रेंजेस। अब की बार इस तरह से दिखा है, hx इक्वल टू, बहुत सिंपल है, hx अपने पास क्या था, 10 रेज टू 1 प्लस x, तो देयरफॉर सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, h0, 10 रेज टू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू, यानी कि 10 ना, फिर एंड, अब क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, h ऑफ 9, 10 रेज टू 1 प्लस 9, तो 10 रेज टू 10, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो hx है उसका सबसे छोटा वैल्यू क्या आएगा, 10, और सबसे बड़ा वैल्यू, तो ऐसा कहीं है क्या, तो ए इज द राइट ऑप्शन। तो ये तो था हमारे पास, क्या क्या पढ़ा हमने आज, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से पहले, फिर रिलेशन, फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, तो सब समझा क्या क्या पढ़ा था हमने, ठीक है। तो घर पे एक बार जाकर रिवाइज कर लेना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है स्टार्टिंग में, बाकी सम्स इजी थे, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। चलो इतना कंप्लीट करते हैं, और फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में इसमें डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा चैप्टर।